नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट मीटिंग में कुल 7 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। देखिए, बड़ी खबर इस वक्त की, कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो गई है और खबर यह कि कुल 7 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। हरिद्वार में जिला पंचायत निर्वाचन को लेकर हुई चर्चा। प्रदेश में सभी अंत्योदय राशन कार्ड को 3 गैस सिलेंडर निःशुल्क दिए जाएंगे और 1,84,142 राशन कार्ड धारकों को ये फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। और क्या कुछ हुआ है, विस्तार से बातचीत कर लेते हैं, जानकारी लेते हैं। हमारे साथी विनोद जुड़ चुके हैं इस पर। विनोद, कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है, क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, क्या कुछ बड़ा हुआ है इस बैठक में, जरा बताएं विस्तार से। बिल्कुल दीपा, देखिए, धानी सरकार की आज महत्वपूर्ण बैठक सचिवालय में 11 बजे शुरू हुई थी, जिसमें 7 प्रस्ताव पर कैबिनेट मंत्रिमंडल की मोहर लगी है। अगर सबसे पहले बात करें तो पूर्व में जो 17 अवसान का औपचारिक अनुमोदन है उसको किया गया है और दूसरा फैसला हरिद्वार जिला पंचायत से संबंधित है, जो एडवोकेट जनरल नियुक्त किया जाएगा, जो कोर्ट के निर्णय से संबंधित है, वो शासन को जानकारी देंगे। ये जिला पंचायत चुनाव से संबंधित फैसला, एक पर भी कैबिनेट की मोहर लगी है। और तीसरा, प्रदेश में अंत्योदय कार्ड धारक को 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। ये भी दोहरा एक फैसला धामी सरकार का है। और किसानों को गेहूं खरीद पर प्रति क्विंटल 20 रुपए का बोनस दिए जाने के फैसले पर भी धामी सरकार की मोहर लगी है। 5वां फैसला गन्ना मूल्य भुगतान के लिए दी जाने वाली शासकीय गारंटी के लिए है। विभाग शासन को एक्ट के हिसाब से शुल्क देगा। यदि किसानों की मदद को आवश्यकता है तो विभाग शासन को अवगत कराएगा। इसके पश्चात शासन द्वारा भी मदद ली जाएगी। और सबसे बड़ा अगर बात की जाए तो पशुपालन, ठीक है, ये अलग अलग जानकारी आप दे रहे हैं। कुल मिलाकर के 7 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। शुक्रिया आपका विनोद, पूरी जानकारी के लिए। हरिद्वार से बड़ी खबर है। हरिद्वार में दूसरे दिन भी जारी है अतिक्रमण अभियान। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन लगातार दिखाई दे रहा है। एक्शन लगातार जारी है। देवपुरा चौक से ज्वालापुर तक हटाया जा रहा है अतिक्रमण, अवैध कब्जा लगातार हटाने की कार्रवाई चल रही है। हरिद्वार में कई दुकानों से सामान भी जब्त किया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। कल भी तस्वीरें वहां से सामने आई थी, आज दूसरा दिन है और देखिए हरिद्वार में दूसरे दिन भी जारी है अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन किस तरीके से बुलडोजर वाली कार्रवाई कर रहा है हरिद्वार में, देख लीजिए तस्वीर आपके सामने। देवपुरा चौक से ज्वालापुर तक ये जो अवैध कब्जा है वो हटवाया जा रहा है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है पूरे इलाके में। खबर ये, कई दुकानें ऐसी हैं जहां से सामान भी जब्त किया गया है। अब व्यापारियों में हड़कंप यहाँ पर है। जहां जहां पर भी अवैध कब्जा हुआ है वहां पर ये पीला पंजा चल रहा है, कार्रवाई हो रही है। और आज भी दूसरा दिन है, आज भी तस्वीरें सामने आ रही हैं बुलडोजर वाली कार्रवाई की। और बात चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा पर बद इंतजामी से यात्रियों की मुश्किल बढ़ गई है। बद्रीनाथ धाम में यात्रियों का नारेबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस के खिलाफ तीर्थ यात्रियों की नारेबाजी का वीडियो है जो लगातार वायरल हो रहा है। लगातार जो बद इंतजामी है, असुविधा है, उससे यात्रियों को कितनी परेशानी हो रही है इस वीडियो से अंदाजा आप लगा सकते हैं। स्थिति यहाँ तक आ गई कि प्रशासन के खिलाफ तीर्थ यात्रियों को नारेबाजी यहाँ पर करनी पड़ गई। अधिकारियों के ग्राउंड मैनेजमेंट के जो दावे हो रहे थे कि सब कुछ ठीक है, वो किस तरीके से हवा हवाई साबित हो रहे हैं, इन नारों से भी आप समझ सकते हैं। लोग बेहद आहत हैं, गुस्से में हैं तीर्थ यात्री। उम्मीद है कि ये पहले जैसे केवल हमारा 45 दिन में लगभग 70 से 75% यात्रा पूरी होती थी। अभी चूँकि जो है वो थोड़ा स्प्रेड आउट करना हम लोगों के लिए आवश्यक है, भीड़ नियंत्रण के चलते एज वेल एज हमारा सीज़न जो है पूरा सीज़न चलने के चलते, तो उसके चलते जो है अभी ये स्प्रेड आउट की स्ट्रैटेजी जो है अभी हम लोगों को क्रियान्वयन करना है उसका। उस पर जब हम लोग कार्य करेंगे तो ये पूरा सीज़न भी बढ़ेगा। और चलिए इस वीडियो के बारे में और जानकारी लेते हैं। हमारे साथी पंकज जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पंकज, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये वीडियो कौन से धाम का है, कहाँ का है, कब का है, और इस वीडियो को लेकर प्रशासनिक अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि असुविधा हो रही होगी, बद इंतजामी वहां पर दिख रही होगी, इसी वजह से नारेबाजी हो रही है प्रशासन के खिलाफ। पंकज।
दीपा देखिए, बिल्कुल ये वीडियो बद्रीनाथ धाम का बताया जा रहा है। 8 तारीख का जब बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले थे, उस दिन पुलिस के कोई आला अधिकारी और ITBP के आला अधिकारी जो VIP गेट है उससे दर्शन के लिए जा रहे थे, जबकि उससे पहले ही तमाम जो यात्री हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से आए थे वो घंटों घंटों से लाइन में खड़े हुए थे और VIP दर्शन से उनको ले जाया जा रहा था। उसी के खिलाफ ये नारेबाजी की गई थी और जो भी अधिकारी जा रहे थे दर्शन के लिए पुलिस के, उनके साथ 10-10, 20-20 जवान थे उनकी सुरक्षा के हिसाब से और उनको ज़बरदस्ती गेट से अंदर ले जाया जा रहा था दर्शन के लिए। तो ये जो तमाम वहाँ पर लोग थे, चाहे वो स्थानीय लोग थे या उसके साथ बाहर से आए थे जो पिछले 2 दिन से वहाँ ठहरे हुए थे बाबा बद्रीनाथ के, भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए, तो उस लिहाज से ही उनको इस बात पर गुस्सा आया कि VIP के रास्ते से लोग कैसे अंदर जा रहे हैं, जो लोग घंटों से खड़े हुए हैं बद्रीनाथ के दर्शन के लिए उनको अंदर क्यों नहीं भेजा जा रहा है। तो उसी के खिलाफ ये नारेबाजी की गई थी। ज़बरदस्ती पुलिस के कुछ कर्मचारियों ने उनको ज़बरदस्ती अंदर एंट्री कराई और उसी के बाद ये इस तरह का जो नज़ारा है वो नज़र यहाँ पर दिखाई दिया, जिस तरह से बद्रीनाथ धाम में तमाम जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और ये अव्यवस्थाओं को लेकर भी एक तरह से यहाँ पर ये नारेबाजी की गई है कि वहाँ पर जो भीड़ मैनेजमेंट की बातें की जा रही थी, तमाम तरह के दावे किए जा रहे थे कि यात्रा जब शुरू होगी तो जो व्यवस्थाएं हैं उनको चाकचौबंद कर दिया जाएगा। और साल भर से यात्रा की व्यवस्था करने के बाद भी 4 धाम में जो व्यवस्थाएं हैं वो लोग देख रहे हैं। ABP गंगा लगातार जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर दिखा रहा है कि किस तरह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गंगोत्री हो, चाहे यमुनोत्री हो, बद्रीनाथ धाम हो या फिर केदारनाथ धाम हो, पैदल मार्गों में सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कतें करनी पड़ रही हैं। और देखिए, एक महत्वपूर्ण बात ये भी मैं बता दूं कि आज मुख्य सचिव ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि क्योंकि 4 धाम यात्रा में पुलिस से व्यवस्थाएं नहीं सुधर रही हैं, तो इसलिए ITBP और NDRF की टीमों को वहां पर डिप्लॉय किया जाएगा। वो टीमें वहां पर मौजूद रहेंगी और प्रशासन को सोचने की जरूरत है। ये हालांकि VIP और VVIP जब भी यहाँ पर पहुंचते हैं, दर्शन के लिए वो जाते हैं, तो लंबी लंबी कतारों में जो लोग सुबह से लगे होते हैं उनमें गुस्सा उनका होना, गुस्सा उनका फूटना ये लाजमी है। अब जो अव्यवस्थाएं उजागर हो रही हैं चारों धामों से, उन पर प्रशासन को बेहद गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। और पूरा वक्त जो मिला 2 साल का, उसके बावजूद भी ये कमियां क्यों रह गई, कहां पर रह गई, कहां पर दिक्कत है, इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। शुक्रिया आपका पंकज, पूरी जानकारी के लिए। और उत्तराखंड की तमाम खबरें हैं, लेकिन इसी बीच में वाराणसी से बड़ी जानकारी आपको दे दे। ज्ञान व्यापी मामले में थोड़ी देर में आ सकता है फैसला। देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, ज्ञान व्यापी मामले में थोड़ी देर में फैसला आ सकता है। कोर्ट रूम में लिखा जा रहा है फैसला, ये कहा जा रहा है फैसले को टाइप किया जा रहा है, ऐसी खबर है। पहले 2 बजे के आसपास, पहले 12 बजे का वक्त था, फिर बीच में खबर यह आई कि 2 बजे फैसला आएगा। अब देखिए, ये बड़ी अपडेट आपको इस वक्त दे रहे हैं। खबर यह है कि थोड़ी ही देर में, बस कुछ ही देर में फैसला सामने आ सकता है। दोनों पक्षों की दलीलें सुन ली गई, क्या दोनों पक्ष की तरफ से बातें रखी जा रही हैं वो कोर्ट ने सुना और उसके बाद खबर यह है कि कुछ ही देर के बाद फैसला आ सकता है। फैसले को टाइप किया जा रहा है। चलिए अपडेट लेते हैं और जानकारी लेते हैं। हमारे साथ नीतीश जुड़ चुके हैं। नीतीश, अब जानकारी ये देखिए, अभी ये कहा जा रहा है कि अभी कुछ ही देर के बाद फैसला आ सकता है, टाइप हो रहा है, क्या जानकारी है? 25 मिनट का समय, 25 मिनट का समय और शेष है और लगभग 25 मिनट में कहा जा रहा है कि फैसला आ जाएगा। और हमारे साथ जो अधिवक्ता श्रीपति अंदर क्या पता चला है, क्या अभी तक ऑर्डर डिक्टेट हो चुका है। थोड़ी देर में ऑर्डर ऑनरेबल कोर्ट के दास पे होगा, दोनों पक्षों को उसकी कॉपी दी जाएगी और चीज़ें साफ हो जाएंगी। टाइप बाबू इस फैसले को टाइप कर रहे हैं, आप बता रहे थे कि अंदर से जो सूचना, तो क्या अभी तक अपडेट क्या? देखिए, वो बताने से सब लोग मना कर रहे हैं। जज साहब ने जो भी डिक्टेट किया है वो टाइप बाबू को बताया है, जो टाइप करते हैं उसके ऑर्डर को। ऑर्डर थोड़ी देर में डैश पे आएगा, दोनों पक्षों को उसकी कॉपी दे दी जाएगी। लगभग 25 मिनट का समय बताया जा रहा है कि 25 मिनट के 2 बजे के लमसम 2 बजे जज साहब डैश पे आएंगे और मुझे लगता है कि 2 सवा 2 तक ऑर्डर आपके पास आ जाएगा। तो 2 से सवा 2 के बीच में आप जो ऑर्डर है वो सबके सामने होगा। और आपको बता दें कि अभी का जो अपडेट है वो ये है कि ऑर्डर टाइप किया जा रहा है। जो सिविल जज सीनियर डिवीजन है उनकी मौजूदगी, 2 का इंतजार करना होगा। उसके बाद फैसले की जो कॉपी है वो दोनों ही पक्षों को दे दी जाएगी और मीडिया के पास भी वो कॉपी आ जाएगी। शुक्रिया नीतीश आपका पूरी जानकारी के लिए। मथुरा से बड़ी खबर है, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुनवाई हुई और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की अदालत को निर्देश दिए। मूल वाद से जुड़े सभी प्रार्थना पत्रों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। 4 महीने में, देखिए 4 महीने में सभी अर्जियों का निपटारा करने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी जानकारी आपके सामने। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा, क्या निर्देश दिए हैं, वो आपको बता रहे हैं। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुनवाई हुई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की अदालत को निर्देश दिए हैं, निर्देशित किया है मूल वाद से जुड़े सभी प्रार्थना पत्रों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। और यही मांग भी थी कि जल्द ही समाधान निकले, जल्द ही मामला सुलझे और डे टू डे हियरिंग हो, यही मांग भी थी। अब देखिए
4 महीने में सभी अर्जियों का निपटारा करने के निर्देश दिए गए। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके सामने है। 4 महीने में कहा गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से कि 4 महीने के भीतर सभी अर्जियों का निपटारा करने के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त ये बड़ी खबर है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के मामले पर सुनवाई हुई इलाहाबाद हाईकोर्ट में, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा ये आपको हम बता रहे हैं। मथुरा की अदालत को निर्देशित किया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, और ये कहा है कि मूल वाद से जुड़े हुए जितने भी प्रार्थना पत्र हैं उनको जल्द से जल्द निपटाया जाए। इसी पर मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोइन, कोर्ट ने और क्या कुछ बातें कही है, क्या निर्देश और दिए हैं मथुरा कोर्ट को, वो जरा बताएं मोइन। देखिए, इस मामले में जो अर्जी दाखिल की गई थी उसमें यही प्रेयर की गई थी कि मथुरा की अदालत में जो मुकदमे चल रहे हैं उससे जुड़े हुए भी इंटरवीइंग एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं, उन सारी एप्लीकेशन पर यानी प्रार्थना पत्रों पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, जल्द से जल्द उन मामलों का निस्तारण किया जाए। और कोर्ट के जो याचिका दाखिल की गई थी उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। मथुरा की जिला अदालत को इस बात का निर्देश दिया है कि इससे जुड़े हुए जो भी मामले हैं सारे मामलों पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए और अधिकतम 4 महीने के अंदर सभी जो प्रार्थना पत्र हैं उनका निस्तारण कर दिया जाए। अगर इस मामले में जो प्रतिवादी हैं, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हो या दूसरे पक्षकार हो, अगर वो यहाँ पर नहीं आते हैं, वो मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौजूद नहीं रहते हैं, तो ये अदालत के ऊपर निर्भर करेगा कि वो एक पक्षीय फैसला भी सुना सकती है। तो बेहद अहम फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया है, जिसके बाद मथुरा मामले में वहां की जिला अदालत में सुनवाई जल्द से जल्द शुरू होने और मुकदमे का निस्तारण होने का रास्ता जो है वो साफ हो गया है। चलिए ठीक है, जल्द ही सभी समस्याओं का निस्तारण होने का रास्ता साफ हो जाता है। इसी के साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि 4 महीने के भीतर आप निपटाइए सारे मामले। शुक्रिया आपका मोइन पूरी जानकारी के लिए। अब उत्तराखंड की खबरों की तरफ एक बार फिर से रुख कर लेते हैं और रुख करते हैं चारधाम यात्रा की तरफ। चारधाम यात्रा पर बढ़ रही बद इंतजामी यात्रियों की जान पर किस तरीके से भारी पड़ रही है वो लगातार आप देख रहे हैं। अब तक 26 तीर्थ यात्रियों की जान जा चुकी है, और इन मौतों पर क्या कहना है गढ़वाल कमिश्नर का, सुनाते हैं आपको। उत्तराखंड में इस बार बड़े पैमाने पर चारधाम यात्रा की शुरुआत तो हुई है, लेकिन पिछले करीब 8 दिनों में 26 लोगों की मौत भी हुई है, जो बिल्कुल सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। हमारे साथ में गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार जी हैं, उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। सर, करीब 8 दिन हुए हैं चारधाम यात्रा के संचालन को लेकर, लेकिन सबसे बुरी खबर यह है कि अब तक 26 लोगों की मौत हुई है। ये बड़ी चुनौती है आप लोगों के सामने। चारधाम यात्रा में अभी तक चारों धामों में लगभग 2.5 लाख से अधिक व्यक्ति दर्शन कर चुके हैं, और अभी भी जो पंजीकरण की प्रक्रिया है वो निरंतर गतिमान है, और काफ़ी जो धामों की कैपेसिटी है उससे अधिक श्रद्धालु वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ये आवश्यक है कि इस बार काफ़ी श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, और इस संबंध में ये भी निर्देश शासन द्वारा दिए गए हैं कि यात्रियों का पंजीकरण आवश्यक रूप से करवाया जाए, और स्वास्थ्य संबंधी जो अलर्ट है वो भी जारी किए गए हैं। एडवाइजरी एक स्वास्थ्य विभाग ने जारी की है कि किस प्रकार से यात्रा रूट पर हम लोग अपने आप को कंडक्ट करें और किस प्रकार अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चाहे वो कोविड की स्थिति हो या अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। जो अपनी दवाएं ले रहे हैं नियमित रूप से अपनी दवाएं लें, उनको ना छोड़ें, और जो कोमॉर्बिड हैं, जिन व्यक्तियों को पहले से कुछ कठिनाइयां हैं, उनको सुझाव दिया गया है कि वो जहाँ भी हमारे MRP हैं, मेडिकल चेक पोस्ट है, वहाँ एक बार अपनी चेकिंग ज़रूर करवा लें, डॉक्टर की सलाह ले लें कि वो पैदल मार्ग पर जाने की स्थिति में है कि नहीं उच्च हिमालय क्षेत्र। चारधाम यात्रा मार्ग पर फैली अव्यवस्थाओं को लेकर अब मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी गई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने केदारधाम यात्रा की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को सौंप दी है। केदारधाम में यात्रा के दौरान सभी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी अब धन सिंह रावत की होगी, और सुबोध उनियाल को बद्रीधाम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब जल्द ही मंदिर समिति के पदाधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक बुलाई जाएगी, और देखा जाएगा क्या कुछ कमियां हैं, क्या खामियां हैं, व्यवस्थाएं कहां पर और दुरुस्त करने की आवश्यकता है। दोनों ही मंत्री इसको देखेंगे। देखिए, मगर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। सतपाल महाराज वैसे तो धामी कैबिनेट में कई बड़े विभाग जैसे पर्यटन और PWD की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, बावजूद इसके सतपाल महाराज कोई
अभी किसी भी धाम की जिम्मेदारी उनको नहीं सौंपी गई है। सतपाल महाराज फिलहाल दुबई में हैं और वो एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए दुबई इस वक्त पहुंचे हुए हैं और इसे लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हुए हैं कि पर्यटन मंत्री हैं, PWD विभाग उनके पास है और दोनों की आवश्यकता है कि उनको देहरादून में होना चाहिए था और अधिकारियों से बातचीत करनी चाहिए थी, मीटिंग्स लेनी चाहिए थी, देखना चाहिए था कि कहां पर कमी रह गई है, लेकिन उनकी मौजूदगी दुबई में है और कोई जिम्मेदारी भी सतपाल महाराज को नहीं दी गई है। धन सिंह रावत और सुबोध उनियाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है केदार धाम और बद्री धाम की। और अब बात कर लेते हैं, अभी मानसून का सीजन आया भी नहीं है मगर पहाड़ अभी से दरकने शुरू हो गए हैं। रुद्रप्रयाग से आए लैंडस्लाइड के इस खतरनाक वीडियो को आप दिखाते हैं आपको और जिसकी वजह से लोग दहशत में हैं। ये वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। देखिए इस पहाड़ी का कितना बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर रहा है। पहाड़ी में पहले हल्की सी हलचल होती है, फिर देखते ही देखते पहाड़ी का बड़ा हिस्सा नीचे गिर जाता है। एक बार फिर से देखिए इस तस्वीर को। अगर जंगल में मौजूद कोई ग्रामीण इसके नीचे दब जाता तो क्या होता। कुछ लोग इस मंजर से कुछ दूरी पर वीडियो बना रहे हैं। वो आसपास मौजूद लोगों को पहले ही आगाह कर देते हैं। ये तस्वीर रुद्रप्रयाग में चोपता ऊखी मठ मार्ग की है। यहाँ बड़ा लैंडस्लाइड हुआ और सड़क धंस गई। इसके बाद सड़क में एक बड़ा गड्ढा बन गया है जिस वजह से इस रोड पर आवाजाही बाधित है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित टिमरी की रिपोर्ट। रुड़की से खबर है। रुड़की के बुग्गावाला इलाके में जमीन में फर्जीवाड़े की बात सामने आ रही है। बादीवाला में 25 बीघा जमीन में फर्जीवाड़े का आरोप है और पीड़ित पक्ष की तरफ से इस पूरे मामले में एक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। दरअसल परमजीत कोहली नाम के शख्स की तरफ से पुलिस को तहरीर दी गई है कि उन्होंने अपने बेटे मुद्दत कोहली के नाम से बुग्गावाला में असद खान नाम के शख्स से 25 बीघा जमीन का सौदा किया था, जिसके लिए 25 लाख रुपए कैश और 70 लाख रुपए चेक के माध्यम से भुगतान कर दिया गया। अब आरोप यह है कि असद खान ने वो जमीन किसी और शख्स को बेच दी है। साथ ही वो ना तो रकम लौटा रहा है और ना ही पीड़ित के साथ गाली गलौज वो कर रहा है, ये जानकारी है। मारने की भी धमकी दे रहा है, ये कहा जा रहा है। अब देखिए बहुत गंभीर ये मसला अपने आप में हो जाता है। जमीन में फर्जीवाड़े का आरोप है। अब इसको लेकर जांच कर रही है पुलिस। असल में हुआ क्या है, क्या वजह हो सकती है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, इसके बारे में पड़ताल कर रही है पुलिस। कोहली है, उनके द्वारा कल एक FIR लॉन्च कराएगी जिसमें उनका ये कहना है कि असद खान पुत्र असलम खान जो यहाँ लालवाला में जिनका फार्म हाउस है, उनके द्वारा मुझे एक ज़मीन दिखाई गई थी बुग्गावाला थाना क्षेत्र में, जिसके बजाय मेरे से 70 लाख कैश और 25 लाख चेक के माध्यम से प्राप्त किए गए थे। लेकिन उन्होंने वो ज़मीन किसी और को बेच दी है। उन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी की है। उनकी FIR लॉन्च हो गई है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। जमीन में फर्जीवाड़े का ये आरोप है। 25 बीघा जमीन में फर्जीवाड़ा हुआ है, ये कहा जा रहा है। पुलिस की बातें भी आपने सुनी। अब पुलिस किस तरीके से जांच अपनी आगे बढ़ाती है, इस पर लगातार नजर होगी। अब आपको दिखाते हैं जमीन में हुए फर्जीवाड़े को लेकर रुड़की से हमारे संवाददाता विनीत त्यागी की रिपोर्ट। वाला थाना क्षेत्र के बादीवाला में जमीन धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है। मैं इस समय बादीवाला में मौजूद हूँ जहाँ पर जो है ज़मीन खरीदी गई थी। दिल्ली निवासी परमजीत कोहली ने 25 बीघा ज़मीन 95 लाख रुपए में बादीवाला में खरीदी थी। लेकिन जिस व्यक्ति से ज़मीन खरीदी गई थी असद नाम का व्यक्ति है, जिसने उस ज़मीन को जो है किसी और को बेच दिया गया है। हालांकि ये मामला पीड़ित व्यक्ति द्वारा पुलिस थाने में पहुँच चुका है और
पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस थाने में तहरीर भी दे दी है। जिस तरह से लगातार फर्जी वाडे, जमीन फर्जी वाडे के मामले जो सामने आ रहे हैं, उसमें लगातार जो है भू माफिया भी सक्रिय होते नज़र आ रहे हैं। अब जिस तरह से ये बादीवाला में जो 25 बीघा की ज़मीन धोखाधड़ी का मामला सामने आए, उसमें पुलिस क्या कार्रवाई कर पाएगी ये तो फिलहाल समय बताएगा, लेकिन ज़रूर इस तरह के जो धोखाधड़ी के मामले हो रहे हैं उनसे ज़रूर भू माफिया जो है सक्रिय नज़र आ रहे हैं और उनके हौसले भी बुलंद हो रहे हैं। विनीत त्यागी, एबीपी गंगा, रुड़की। और इसी बीच बागेश्वर से बड़ी खबर है, नदी में फंसे मजदूर, ये कहा जा रहा है सरयू नदी में 4 मजदूर फंस गए हैं। मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू वहां पर किया जा रहा है, पुलिस की तरफ से रेस्क्यू जारी है। बड़ी खबर देखिए, सरयू नदी में मजदूर फंसे हुए हैं, तस्वीरें भी सामने आई हैं। बागेश्वर से बड़ी जानकारी एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। सरयू नदी में 4 मजदूर फंसे हैं, हालांकि स्थानीय पुलिस पहुंची है, यहाँ पर निकालने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू यहाँ पर जारी है, स्थानीय पुलिस, आसपास के लोगों की भीड़ भी यहाँ पर इकट्ठा हो गई है। अब मजदूर यहाँ पर क्या कर रहे थे, क्या करने वो गए थे, इसको लेकर भी जानकारी जुटाई जाएगी, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता ये है कि मजदूरों को सकुशल यहाँ से बाहर निकाला जाए। देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं, 4 मजदूर बताए जा रहे हैं जो कि सरयू नदी में फंसे हुए हैं। स्थानीय पुलिस वहाँ पर मौजूद है और कुछ लोगों के बातचीत की आवाज़ें भी यहाँ से सामने आ रही हैं। 4 मजदूर जो सरयू नदी में फंसे, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपके सामने है। चारों को नदी से बाहर निकालने की कवायद यहाँ पर लगातार जारी है, चारों को नदी से बाहर निकालने की कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही है। गोताखोरों को भी बुलाया गया होगा, लेकिन पुलिस पहुँची है, साथ में और लोग भी हैं इलाके के, गाँव के। बागेश्वर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर 4 मजदूर सरयू नदी में फंसे हुए हैं, ये कहा जा रहा है। यही 4 लोग हैं जो दिख रहे हैं आपको, वही ये 4 लोग, 4 मजदूर हैं। हालांकि संख्या इसमें 5 दिखाई दे रही है जो इस वक्त इस टापू पर मौजूद हैं। अब मदद के लिए पुलिस पहुंची है यहाँ पर, ये कहा जा रहा है कि इनको निकालने की कवायद लगातार जारी है।